हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम 100 प्रश्नों की सीरीज कराएंगे और मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आना है, वैसे ही सेम यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें हम 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे। आप अपनी तैयारी चेक करिए कि आप कहाँ पर हैं, आपका लेवल कैसा है। ठीक है, अगर आप अच्छे इसमें नहीं कर पाते तो ऐसा मत समझिए कि हम कमज़ोर हैं। ठीक है, भाई एग्ज़ाम बहुत दूर है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, तिगड़ी रखिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ बताएं, अपना टेलीग्राम चैनल बना चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा पहला प्रश्न लिखा है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। जो भारत में रहने वाले नर नारियां हैं उनके लिए मूल्य कौन सा सर्वोच्च है। ऑप्शन ए भौतिक, बी मानसिक, सी धार्मिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखो, जो भारत में जो रह रही नारियां या मनुष्य या महिला होती हैं, उनके लिए भौतिक, मानसिक, धार्मिक ये तीनों मूल्य बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो विवाह विच्छेद है यानी कि तलाक है, उसका सबसे ज़्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ता है। ऑप्शन ए पति पर, ऑप्शन बी पत्नी पर, ऑप्शन सी बच्चों पर, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जो विवाह का विच्छेद का या तलाक का या डाइवोर्स का सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो बच्चों के ऊपर दिखता है कि बच्चे की ख्याल कौन करेगा, बच्चे की देख रेख कौन करेगा। तो मम्मी अभी अलग हो जाएंगी, पापा भी अलग हो जाएंगे, बच्चे किसकी सहायता लेंगे, बच्चे किसके अंडर में रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है तलाक का या विवाह विच्छेद का, वो बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों के विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए है बहुपति विवाह, ऑप्शन बी है बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन सी है सामूहिक विवाह, ऑप्शन डी है धार्मिक विवाह। तो यहाँ महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, यानी दो या दो से अधिक पति रखती है, तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार के प्रतिनिष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है। फिर यहाँ देखो स्टेटमेंट आ गया, आप कॉपी और पेन उठाइए, जहाँ पर सारे एक स्टेटमेंट आप लिख रही हैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी लिख लीजिए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए है अर्टिन न्यूनेट, ऑप्शन बी है न्यू मेयर, ऑप्शन सी है मीड एंड ऑप्शन डी हमारा रागे राघव। तो ये जो दिया था स्टेटमेंट, ये विद्वान हमारे थे मीड साहब, उन्होंने ये ऑप्शन दिया था, ये कथन दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। ऑप्शन ए है सामूहिक निवास, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक ही स्थान पर एकत्रित करना, ऑप्शन डी हमारा पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। देखो इसमें बोला नहीं है, तो नहीं क्या है, इसमें सामूहिक निवास साथ में रहते हैं, ठीक है। फिर बोला व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक ही स्थान पर एकत्रित करना, यानी ये भी सही है। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य भी सही है, तो यहाँ पर नहीं बोला है, तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है दबाव किस पर डाला जाए, ऑप्शन बी दबाव कैसे डाला जाए, ऑप्शन सी दबाव क्यों डाला जाए, एंड ऑप्शन डी दबाव कहाँ डाला जाए। तो क्या आवश्यक नहीं है कि दबाव क्यों डाला जाए, ठीक है, नहीं बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, सी बी है हमारा रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, सी है शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो, चिकित्सीय आहार जो होता है इनमें से ये भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी राइट होने वाला है, क्योंकि ये भी चिकित्सीय आहार का उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है,
शरीर के तापमान में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है। कितना ऊर्जा ह्रास होती है? वो ऑप्शन ए है 2%, बी है 4%, सी है 5% और ऑप्शन डी हमारा 7%। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हमारे शरीर में तापमान ह्रास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ ऊर्जा का जो ह्रास होता है, कैलोरीज का जो ह्रास होता है वो 7% होता है। तो यहाँ पर इसके रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक जो जवान स्त्री है, एक वयस्क एडल्ट महिला है, उसको एक दिन में काम करने के लिए कितनी औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 1790, बी है 2060, सी है 1900 एंड डी हमारा 2880। तो उसको लगभग 2060 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि ए, ऑप्शन ए है, मतलब अगर बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो सर की अवधि कितनी होगी ये बताया गया है। ए है छाती से छोटी होती, बी छाती से बड़ी होती, सी छाती से बराबर होती एंड सी डी हमारा छाती से कोई संबंध नहीं होता। तो अगर सर की जो परिधि होगी वो छाती से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइडोजल टेस्ट निम्न से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, बी है भोजन के प्रोटीन का अनुमान, सी है भोजन में वसा का मूल्यांकन एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ट्राइडोजल टेस्ट होता है वो भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन के लिए होता है। भोजन का जो ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन है उससे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के शरीर का विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों के शरीर में विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है निद्रा, बी है व्यायाम, सी है पोषण एंड डी हमारा स्वच्छता। तो बच्चे का अगर विकास करना है तो सबसे अच्छा उसे खाना खिलाइए, भोजन दीजिए, उसकी देख रेख करिए और उसमें जो सबसे अच्छा देखने को मिलेगा वो रहेगा हमारा पोषण। क्योंकि अगर बच्चे का हम पोषण अच्छे से कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं संतुलित बराबर, तो उसका जो विकास है, शारीरिक विकास, वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अगर हमको मानसिक विकास करना है तो उसको क्या करना है? व्यायाम करवाना है, स्वच्छता करवानी है। ठीक है, व्यायाम करेंगे तो उसको मानसिक मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए है कार्बन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन तथा सल्फर, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जो जल एक यौगिक है तो कैसे बनता है? जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। तो ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। जल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि जल का फार्मूला जो होता है H2O होता है। तो H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जख्म भरने में निम्नलिखित में से तो कौन सा तत्व शामिल है? जहाँ हमारा घाव हो जाता है तो घाव को भरने में कौन सा तत्व शामिल है? ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है जस्ता एंड डी हमारा मैग्नीशियम। जो हमारा जख्म होता है उसे भरने के लिए हमारा जस्ता बहुत ही लाभदायक होता है। तो जस्ते का सेवन यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, बी सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सी सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, डी हमारी सामाजिक परिवर्तन की गति सामान्य एवं अतुलनीय है। तो ये हमारी घटना शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है तो यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है? अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है? अब देखो, ऑप्शन ए है पश्चिमी मूल्य, बी है आधुनिक शिक्षा, सी है परिवार की संरचना में परिवर्तन, डी हमारा मानवीय मूल्य। तो इसमें शामिल नहीं है मानवीय मूल्य, बाकी ये सब हमारी पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, परिवर्तन, इसमें सब जी क्या रहता है? अंतर पीढ़ी संघर्ष रहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी से हम कितना संघर्ष किए और अपनी आने वाली पीढ़ी में कितना हम दे पाएंगे। हर व्यक्ति का किसी न किसी से संघर्ष रहता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका संघर्ष किसके है? आपके साथ जो पढ़ाई करता है उसके साथ कंपटीशन है ना। तो एक प्रकार का संघर्ष हुआ, आप उससे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये भी आपका एक प्रकार का क्या हुआ? संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिहास संबंध है। ऑप्शन ए पिता एवं पुत्र के मध्य, बी है माता एवं पुत्री के मध्य, सी पिता एवं पुत्री के मध्य, ऑप्शन डी जीजा तथा साली के मध्य। परिहास मतलब होता है मजाक। ठीक है,
तो मजाक किसे कर सकते हैं आप? जीजा साली से कर सकते हैं। पिता पुत्री के साथ मजाक हो ही नहीं सकता। माता पिता के माता एवं पुत्री के संबंध हो ही नहीं सकता। पिता पुत्र के मध्य हो ही नहीं सकता। जीजा और साली एक दूसरे से मजाक कर सकते हैं, परिहास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जीजा तथा साली के मध्य। किस वर्ष हिंदू के विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है 1955, बी 1956 एंड ऑप्शन सी हमारा 1961 एंड हमारा ऑप्शन नंबर डी 1971। मैंने थ्योरी क्लास जब लिया था तो वहाँ हिंदू जब विवाह पढ़ाया था तो वहाँ पर इस अधिनियम के बारे में चर्चा की थी कि जो हिंदू को तलाक देने का प्रावधान है वो हमारा 1955 का एक्ट है, 1955 का अधिनियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? जो घर में होने वाली हिंसा है वो अधिनियम कब से प्रभाव में आया है? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 2005, बी है 17 मई 2006, सी है 26 अक्टूबर 2006 एंड डी हमारा 27 नवंबर 2005। जो प्रभावी हुआ वो हमारा 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। ये कानून कब आया था? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1958 में एंड ऑप्शन डी हमारा 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही मिलेगा, 1956 ईस्वी में ये कानून आया था। नेक्स्ट है लिंग भिन्नता का एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें ऑप्शन ए है लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, बी महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, सी है श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, डी हमारा लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। तो ये लिंग भिन्नता यही हमारी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कारक के परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है? ऑप्शन ए है आ प्रावसान, बी है प्रजननता में लगातार कमी, सी है श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश एंड ऑप्शन डी हमारा जरा उग्र अव्यवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रम बच्चों में बच्चों का प्रवेश। नेक्स्ट है भारतीय समाजकार के जनक कौन से माने जाते हैं? जो भारतीय समाजकार के जनक हैं ऑप्शन ए है आर के मुखर्जी, बी है डीपी मुखर्जी, सी है राधा कमल मुखर्जी एंड ऑप्शन डी हमारा कुमारप्पा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज को जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय समाज बच्चे जो है शारीरिक दृष्टि से समूह, महिलाओं बच्चों शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है अगस्त 1953, बी है सितंबर 1957, सी है अगस्त 1955 एंड ऑप्शन डी हमारा सितंबर 1958। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगस्त 1953 में ये देखने को मिला था। नेक्स्ट है कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलाषित होता है कि पितृहंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है? ऑप्शन ए है समाजवादी नारीवाद, ऑप्शन बी है क्रांतिकारी नारीवाद, ऑप्शन सी है उदारवादी नारीवाद, ऑप्शन डी है संस्कृति नारीवाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्रांतिकारी नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन NASO सर्वेक्षण के NASO ठीक है सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में देखने को मिली है? ऑप्शन ए है सिख, ऑप्शन बी है ईसाई, ऑप्शन सी है हिंदू एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा बौद्ध। तो यहाँ पर ईसाई में सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखने को मिली कि वहाँ के जो लोग हैं वो मादक पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गरीबी संस्कृति का कहा गया है? किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? ऑप्शन है ग्रामीण समाज, बी है नगर की बाहरी बस्तियाँ, सी है गंदी बस्तियाँ एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है अभ्यंतर नगर। तो यहाँ पर गंदी जो बस्तियाँ होती हैं उसे संस्कृति कहा गया है गरीबी की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए है संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी एंड डी लागू की गरीबी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संपूर्ण गरीबी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अगर गरीबी का जांचना है तो हमें क्या करना है। ऑप्शन ए है सापेक्ष प्रतिमान, बी है निरपेक्ष प्रतिमान, सी है लॉरेंज वक्र एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो निरपेक्ष प्रतिमान से किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई। ऑप्शन नंबर है 1961 से 1971, ऑप्शन बी है 1991 से 2001, ऑप्शन सी है 2001 से 2011 एंड ऑप्शन नंबर डी 1981 से 1991। ये क्वेश्चन मैंने एक MCQ मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, तो इसका आंसर आप बताएं कि क्या होगा। तो इसका आंसर 1961 से 1971 के बीच में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तभी हमारा 1961 से 1971 के बीच में परिवार नियोजन का एक योजना लाई गई थी सरकार द्वारा, ठीक है। और वहाँ पर लोगों की नसबंदी करवाई गई थी क्योंकि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। 1971 तक नसबंदी और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1955 एंड ऑप्शन सी है 1954 एंड ऑप्शन डी हमारा 1970। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 1954। देखो, एक्ट आया था 1954 में और तलाक के लिए जो पारित हुआ था वो 1955 में पारित हुआ, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा 1954, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम किस गवर्नर जनरल के समय जनगणना हुई थी। देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा जीके का क्वेश्चन है कि भारत में जो अंग्रेजों के समय जनगणना हुई थी वो किसके समय में हुई थी, किसके जनरल के समय में हुई थी। तो ऑप्शन है लॉर्ड मेयो कार्यकाल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ऑप्शन बी है सी हमारा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और ऑप्शन डी हमारा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। देखो, जो जनगणना स्टार्ट हुई थी हमारे भारत देश में, तो एक थे लॉर्ड मेयो, तो उन्होंने ऐसे ही जनगणना कर दी थी। उसके बाद 10 की गणना जो स्टार्ट हुई थी वो 1881 में स्टार्ट हुई थी और जो मेयो साहब स्टार्ट किए थे वो 1872 ईस्वी में स्टार्ट किए थे मेयो साहब। ये इनकी ऐसे ही जनगणना थी, लेकिन 10 के वर्ष के अंतराल में जो जनगणना स्टार्ट की गई थी और लॉर्ड लिटन के समय स्टार्ट की गई थी। देखिए, इससे पूछा है भारत की प्रथम जनगणना, तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हो जाएगी। अगर 10 वर्ष की लिए पूछी जाएगी तो वहाँ पर लॉर्ड रिपन साहब हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने 10 की गणना स्टार्ट की थी और इन्होंने रेंडमली गणना स्टार्ट की थी, ठीक है। भारत में जो इसमें जनगणना होने वाली थी 2021 में, ये 16वीं जनगणना होने वाली थी। अभी तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह निषेध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है निकट अभिगमन, बी है बाहिर विवाह, सी हमारा है अंतर विवाह एंड डी हमारा है बाहिर विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहु विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या हैं। ऑप्शन ए है वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के 2 संप्रदाय, बी है वैदिक युग के 2 दार्शनिक, सी है हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी एवं दाय प्राप्त को विनियमित करने के कानून को 2 संप्रदाय, ऑप्शन डी है प्राचीन काल के 2 महत्वपूर्ण संगठन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची का सूची से मिलान कीजिए। देखो, अब इसको मिलान करना थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं, अब समझ लीजिए। ये इसमें लिखा चेतन और अचेतन नियंत्रण, ये जो दिया था ये दिए थे कोले और बर्नार्ड ने, यानी कि पहले को 4 से, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण ये किसने दिया था, कैम्पबेल, यंग, जॉर्ज और ग्रूव ने। तो ये दिया था कार्ल महनी में, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट हमारा, ठीक है। फिर सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण ये दिए थे हमारे बचे क्या, किम्बल यंग। तो ये सी का हो जाएगा हमारा सेकेंड और डी का हो जाएगा हमारा 3। तो देखो क्या बनना, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है रक्त मूलक परिवार, बी है दाम्पत्य मूलक परिवार, सी हमारा प्रजनन परिवार एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, जो पति पत्नी का जो परिधि का केंद्र होता है और उससे जो बनने वाला संबंध होता है उसे हम रक्त मूलक परिवार कहते हैं। कहने को मतलब पति पत्नी रक्त का समूह किससे होता है, हमारी मम्मी पापा भाई बहन, ये हमारे रक्त मूलक हैं, क्योंकि एक ही रक्त से हम लोग सब बने हैं। क्योंकि कहते क्या गाँव में कहते हैं, तुम हमारा खून हो, मतलब क्या है, हम तुम्हारे रक्त से संबंधित हैं। मम्मी बोलती हैं तो हमारा खून हो बेटे से, गांव में ऐसा बोला जाता है। तो बोलते हैं वहाँ रक्त संबंध दिखाता है, तो यहाँ पर रक्त मूलक संबंध ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है मानत नातेदारी, बी है कल्पित नातेदारी, सी है विषम स्थानीय नातेदारी एंड डी हमारा पश्चिमी भारत में प्रचलित नातेदारी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो होता है ऑप्शन ए मानित नातेदारी। क्या हो जाएगा? मानित नातेदारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या का सामाजिक नियंत्रण के आंतरकारी रूप में की थी? ऑप्शन ए है पीटर बर्गर, ऑप्शन बी है रेमंड पर्थ, ऑप्शन सी है थॉमस लकमैन एंड ऑप्शन डी हमारा इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम ने ये किया था। नेक्स्ट है परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत के परिवर्तन के द्वारा क्रांति है या इंगित करती है? ऑप्शन ए है विद्यमान संरचना में परिवर्तन, बी है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, सी है विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन, डी है संरचनात्मक तत्वों में नाममात्र का परिवर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? दबाव सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है रॉल्फ डाहरेनडॉर्फ, ऑप्शन बी है कोजर, सी है टैनबी और डी हमारा स्पेंगलर। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो हमारे राल्फ साहब ने दिया था, राल्फ डाहरेनडॉर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के लिए प्रयोग का समर्थन किया था? ऑप्शन ए है के एफ गॉफ, बी है एल ड्यूमा, सी है वाई बी दामले एंड डी हमारा जी एस घुरिये। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वाई बी दामले साहब ने ये दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? जो चावल के पानी की तरह के जो सफ़ेद दस्त होता है वो किस बीमारी का लक्षण है? आ है अमीबा, पेचिस, बी है दंडाणुक पेचिस, सी है हैजा और डी इनमें से कोई नहीं। देखो कभी कभी ऐसा होता है जब उल्टी होती है वहाँ सफ़ेद सफ़ेद निकलता है तो वो हैजा का लक्षण होता है। हैजा किससे होता है? हमारा गंदा पानी पीने से हमको हैजा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग डॉट के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है जैविक संचरण, बी है वाहन संचरण, सी है वायु संचरण एंड डी हमारा ट्रांसप्लासेंटल संचरण। देखो जो चेचक, फेफड़े का क्षय रोग, गलसुआ ये सब हमारे वायु संचरण में होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन B1 एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। मैंने बताया था जो जल में घुलनशील दो ही विटामिन होती हैं, एक तो बी और दूसरा सी। तो यहाँ पर इसको देख के आंसर नंबर B1 मार दीजिए। और वसा में घुलनशील जो होती हैं वो होती हैं ए डी और ई के। क्या होती हैं? ए डी और ई के। ठीक है, ये होती हैं वसा में घुलनशील और बाकी जल में जो होती हैं वो बी और सी होती हैं। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए तपेदिक टीबी, बी है चेचक, सी है खसरा और डी हमारा हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर जो नहीं होता है वो होता है हमारा हेपेटाइटिस बी। बाकी ये सब वायु में संक्रमण के क्या हैं? लक्षण दिखाई देते हैं। दाद रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? ए है जीवाणु, बी है कवकीय, सी है प्रियोन एंड डी हमारा विषाणुवी। देखो कवक से दांत खाद खुजली जो होता है ये हमारा कवक से होता है। ठीक है, ये हमारी कवक से होने वाली बीमारियां हैं। हम एक लेक्चर लेकर आऊँगा, उसमें सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि कौन सी बीमारी कैसे होती है। प्रोटोजेवा से होती है, ठीक है, कवक से होती है, विषाणु से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, किससे होती है। तो वो क्वेश्चन एक बार सीरीज आपको ट्रिक वाइज लेकर आएंगे, आप उसको कर लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंथ्रेक्स एक प्रकार का डॉट के कारण होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है प्रोटोजोआ एंड डी हमारा विषाणु। जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है वो जीवाणु के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सी है। फिर नेक्स्ट है महिलाओं में यौन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए है मासिक धर्म की शुरुआत, बी है स्तन अंकुर का प्रकट होना, बी है बगलों एवं सुरड़ी क्षेत्र में बालों का प्रकट होना और डी हमारा है वृद्धि प्रवेग का प्रारंभ होना। तो यहाँ पर हो जाएगा स्तन अंकुर का प्रकट होना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है शिशु के वजन का 1/4, ऑप्शन बी है शिशु के वजन का 1/6, सी है हमारा शिशु के वजन का 1/7 एंड डी है शिशु के वजन का 1/3। तो हमारा जो प्लेसेंटा का लगभग वजन होता है वो हमारा शिशु के वजन का 1/6 होता है। तो यहाँ पर आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है? ऑप्शन ए है सामान्य प्रसव, बी है दीर्घकाल प्रसव, सी है अप्रत्याशित प्रसव एंड डी है विचारण प्रसव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित प्रसव। ठीक है, नेक्स्ट है एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्त को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनोग्राफी, बी है भ्रूण संकल्प उत्तेजना, सी ई है भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री एंड डी हमारा विब्रोकैस्टिक उत्तेजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है
निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? जो प्रसव की घटना होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर लोग अस्पताल में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है सिल्वरमैन मूल्यांकन, बी है पेट्रोस्कोप, सी है अपगर एंड डी हमारा पार्टोग्राफ। तो वहाँ हॉस्पिटल में एक पार्टोग्राफ यूज होता है, उससे होता है कि जो प्रसव की घटनाएं होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। डिलीवरी के समय जो भी घटनाएं होती हैं और पार्टोग्राफ के अंतर्गत उसे क्या कहते हैं, निगरानी की जाती है, रिकॉर्ड की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भावस्था के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता प्लेसेंटल फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है लाइटिनिजाइनिंग हार्मोन एंड डी है हमारा एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मानव सेरा और पशु सेरा, बी है मृत वैक्सीन, सी है जीवजात एंड डी हमारा लाइव एंटी एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव सेरा और पशु सेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हों, बी भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो, सी है बच्चों के दोनों अभिभावक हैं एंड डी हमारा बच्चों के शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुआ हो। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार ये बोला गया है। अब देखो ये कथन लिख लो फ्राइड के अनुसार, जहाँ पर हमने बताया है कि सारे कथन स्टेटमेंट आप एक जगह लिख रही हैं, वहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जब चीज़ें एक जगह लिखी होती हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। ये मेरा मानना है, बाकी मैं नहीं जानता। जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास के लिए की सेंसरी मोटर अवस्था क्या है? मैंने मोटर अवस्था जब बताई थी वहाँ पर जो कॉग्निटिव विकास था वहाँ पर मैंने बताया था कि जो अवस्था होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष और डी हमारा 11 से 16 वर्ष। तो जो कॉग्निटिव विकास था उसमें पियाजे जरंग माने जाते हैं। अगर कॉग्निटिव विकास कहीं दिखता है तो आप वहाँ पर पियाजे ही मार देना, पियाजे ही सही आंसर होने वाला है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, सेंसरी मोटर अवस्था क्या है? 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था एंड डी हमारा पूर्णावस्था। देखो मनोवैज्ञानिक जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था में होती है, ना तो शिशुअवस्था होती है, ना तो बाल्यावस्था होती है। वहाँ पर किशोरावस्था में ये चीज़ देखने को मिलती है कि मनोविज्ञान उसका कितना बढ़ रहा है, कैसा है। तो ये चीज़ हमको किशोरावस्था में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास दर का सर्वाधिक तीव्र होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है गर्भकालीन अवस्था एंड डी हमारा यौनावस्था। जो विकास की दर होती है वो सबसे ज़्यादा यौन अवस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसने दिया था? फिर आप कथन आ गया, इस कथन को आप वहीं लिख लीजिए जहाँ पर सारे कथन लिख रहे हैं। ऑप्शन ए हरलॉक का, बी है फ्राइड का, सी है मुनरो का एंड ऑप्शन डी है हमारा ड्रेवर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ड्रेवर हो जाएगा। शैशव काल के दौरान आमतौर पर किन से डर का अनुभव किया जाता है? ए अजनबियों का डर, ठीक है, बी अंधकार का डर, सी पशुओं का डर एंड डी हमारा भूतों का डर। जो शैशव काल होता है उसमें जो बच्चा होता है उसको आप अगर किसी अजनबी, मान लो माँ की गोद में है बच्चा और अगर आए तो वहाँ पर अगर कोई अजनबी है तो उससे डर जाएगा वो, क्योंकि अगर गोदी में उससे उठा भी लिया तो वो डर जाएगा, वो रोने लगता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अजनबियों का डर, शैशव काल में अजनबियों का डर। ठीक है, नेक्स्ट है किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई लगभग 1/2 या आधी इंच से 2 इंच तक होती है? ऑप्शन ए बीजावस्था, बी है ग्रैनुलर अवस्था, सी है भ्रूण अवस्था एंड डी हमारा गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रूण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए है घुटनों के बल चलना, बी है रेंगना, सी है पलटना, डी है बिना सहारे के बैठना। तो यहाँ पर क्या है, ये है रेंगना। शिशु की पहली स्वैच्छिक गति होती है कि वो घुटने पर केवल रह के रेंगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, रेंगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? ए है गुणात्मक, बी है मात्रात्मक, सी है ए या बी दोनों, या डी में से कोई नहीं। जो शरीर होती है वो मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है एवेडिन, बी है ग्लोबुलिन, सी है एल्ब्यूमिन एंड डी हमारा मायोसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एवेडिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ए है शरीर निर्माण के आहार के रूप में, बी है ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सी है सुराचात्मक आहार के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शरीर जो सब्जियां होती हैं, ताजे फल होती हैं, ये हमारे शरीर को सुराचात्मक आहार के रूप में दिए जाते हैं, जिनसे हमारे शरीर का अच्छा निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है सफ़ेद पत्थर से, बी है माड़ी से, सी है सीरा से, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो अपमिश्रित किया जाता है वो सफ़ेद पत्थर से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है चाय में पाया जाता है। ऑप्शन ए है थियोफाइलिन, ऑप्शन बी है कैफीन, या सी है टैनिक एसिड, या इनमें से सभी। तो जो चाय में कैफीन भी पाया जाता है, टैनिक एसिड भी पाया जाता है, थियोफाइलिन भी पाया जाता है, ये तीनों चीज़ चाय में मिलती हैं। चाय में पीने से ये चीज़ मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट है काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि ए उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, बी वह हल्की होती है, सी उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और डी वह देखने में सुंदर होती है। देखने में सुंदर कोई मतलब नहीं, क्लोरोफिल अगर चाय को बना दिए पका दिए तो क्लोरोफिल खत्म, वह हल्की होती कोई मतलब नहीं, उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रख देना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, सी है डिब्बों में गर्म जल में रखना चाहिए, सी है तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ से रगड़ देना चाहिए। ये देखो नमी से नमी जहाँ पे लगी होगी वहाँ पर जंग लगने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप वहाँ पर तेल युक्त वस्त्रों को उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, यानी कि उसके डिब्बे के चारों ओर तेल लगा दीजिए, जिससे जंग नहीं लगेगा और नमी से सुरक्षित रहता है। GRA से तात्पर्य है, GRA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लीमेंट, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, सी है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सुपीरियर, एंड डी हमारा जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा वो हमारा बी हो जाएगा, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। नेक्स्ट है पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपन मदद नहीं करता? ऑप्शन ए है प्रेशर कुकर में पकाना, ऑप्शन बी है चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सी है सब्जियों के छिलकों को ना निकालना, और डी है छिलका निकालने से पहले धोना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छिलका चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। ठीक है। नेक्स्ट है डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। ऑप्शन ए एगमार का, ऑप्शन बी ISO का, एंड सी है FPO का, एंड डी इनमें से कोई नहीं। जो चिल पर FPO का मार्क लगा रहता है, FPO का। ठीक है। इसमें जो FPO का मतलब है वो होता है फूड होता है फूड। FPO का जो मतलब होता है वो होता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, और यह जो कानून लागू था हमारे भारत देश में वो 1955 से लागू है। तो यहाँ पर FPO का मतलब है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, और ये अधिनियम हमारा आया था 1955 में। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा ICMR 2010 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? ये ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ये हमारा ICMR का फुल फॉर्म होता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर ए है 32 मिलीग्राम पर डे, बी है 35 ग्राम पर डे, सी है 37 मिलीग्राम पर डे, एंड 40 मिलीग्राम पर डे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गर्भवती महिला को कितना आहारिक जो मात्रा है ICMR के अनुसार वो 35 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। नेक्स्ट है नीचे सूचीबद्ध में कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा, उसकी नींद भी बढ़ा डालेगा? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी है दूध, सी है फल का रस, एंड सी है हमारा सोया मिल्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा और डी हो जाएगा सोया मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ऑप्शन ए किसने बोला है?
ये है जिन्सबर्ग ने, बी है फ्राइड ने, सी है स्टर ने एंड डी हमारा टर्पन ने। तो ये बोला था स्टर्न साहब ने कि नई परिस्थितियों में समायोजन ही योग्यता की बुद्धि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टर्न। देखो अभी हम जो सीरीज़ करवा रहे हैं ये 100 क्वेश्चन की मिक्स सीरीज़ है, मतलब कि हम हर टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, यानी हमने अगर विवाह चैप्टर को पकड़ा तो विवाह चैप्टर में जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने भी करवाया है। तो साथ साथ में थ्योरी भी आपकी चल रही है, साथ साथ में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और साथ ही हमने 100 क्वेश्चन की मिक्स सीरीज़ भी चला रखी है। मतलब तीनों चीज़ों पे आपका कमांड रहना है। अब हम अगली बार जो लेकर आएंगे वो ट्रिक वाली चीज़ें लेकर आएंगे कि आपको ट्रिक कैसे करना है। ऐसे मान लो अगर कोई जीवाणु से होने वाला रोग है तो कैसे होता है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया से होने वाले कौन रोग से हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। इस तरह हम आपको अब थोड़ा थोड़ा अलग से चीज़ें बताएंगे जो आपके चैप्टर नहीं है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्वेश्चन जो करा रहे हैं इससे लगता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए हम सब चीज़ें कवर करवाएंगे। आप गिन मानिए इतना सब पढ़ डालेंगे तो आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक बात रही अगर आप 60 या 65 नंबर ले आएंगे 100 में से तो आपका सिलेक्शन तय है, ये मान के चलिए, क्योंकि ये फॉर्म बहुत कम पड़े हैं और आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, तो इतना बस पढ़ाई करते रहिए, रुकनिए नहीं। अभी जो शॉर्टलिस्ट नहीं आया आप वहाँ के चक्कर ना रहें, केवल अपन लगातार पढ़ाई करें। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आता है मैं सर्वप्रथम सबसे आपको सूचित करूँगा कि शॉर्ट लिस्ट आ गई है और एग्ज़ाम की डेट आ गई है। एग्ज़ाम अगर शॉर्ट लिस्ट आएगी तो उसके 45 से 60 दिन के बाद एग्ज़ाम होना है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, इसलिए मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए, जो होगा देखा जाएगा। बस क्या है, एग्ज़ाम करेक्ट होना है, मुझे टॉप नहीं करना है। 2693 पद हैं, उसमें 2692 से मेरा कोई मतलब नहीं है, केवल हमको एक सीट चाहिए, हमको टॉप नहीं करना है, केवल हमको नौकरी लेना है, टॉप करना भाड़ में जाए। ठीक, ये मान के चलिए आप आसान से। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? ऑप्शन ए है रोना, बी है क्रूइंग, बी है बेबलिंग एंड उपरोक्त में से सभी। देखो जो बच्चा पूर्व संचार का भाषा है वो रोता भी है, क्रूइंग भी करता है, बेबलिंग भी करता है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पढ़ने की अयोग्यता को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है अफेजिया एंड ऑप्शन डी है डिस्ग्राफिया। हीमोफीलिया है ही नहीं, ये अफेजिया वर्ड होता है, डिस्ग्रिया नहीं है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है, किस आयु में करता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिना किसी ईमानदारी बिना किसी की सहायता से, बिना किसी हेल्प के। अगर जितना भी आपको आंसर लगता है उसका आंसर उतना ही करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हम इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बच्चा किस उम्र में क्या होता है, बैठना आरंभ करता है। ये आप क्वेश्चन जरूर बताइएगा आंसर में इसका कमेंट बॉक्स में। गूगल मत करिएगा, किसी से पूछिएगा मत, केवल अपने ही हिसाब से अपने ही मेमोरी के आधार पर इस क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है डाट प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण को परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, बी है सक्रिय, सी है निष्क्रिय एंड ऑप्शन डी है अधिग्रहित। तो यहाँ पर अधिग्रहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है खसरा, ऑप्शन डी है MMR। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो BCG हो जाता है, जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह उसका उदाहरण है? ऑप्शन ए विस्थापन, बी है प्रतिगमन, सी है निरोध एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है प्रतिक्षेपण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विस्थापन, कि उसने क्या किया, अपना गुस्सा बच्चे के ऊपर निकालता है, उसने विस्थापित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? ऑप्शन ए है स्व जागरूकता, बी है स्व सामर्थ्य, सी है स्व प्रबंधन एंड डी हमारा सामाजिक कौशल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्व प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न कारण नतीजा हो सकती है? ऑप्शन ए खराब स्वास्थ्य, बी है मनोभावनात्मक असुरक्षा, सी है अपर्याप्त प्रशिक्षण एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो बच्चे क्या है, बच्चा बिस्तर में गीला कर देता है, सुसु टॉयलेट कर सकता है, तो ये उसमें क्या होती है, नतीजा होता है खराब स्वास्थ्य होगा तब भी कर देगा, मनोभावनात्मक सुरक्षा, उसका सुरक्षा फील हो रही है, अपर्याप्त प्रशिक्षण, उसे बताया नहीं गया कि बेटा जब सुसु आएगी तो खड़े खड़े होकर बाहर चले आना, मतलब उसको क्या है, एक प्रकार का कौशल भी नहीं दिया गया है कि बेटा जब सुसु लगेगी तो आप बाहर आके खड़े हो जाना है। मम्मी को बताना चाहिए कि बेटा जब सुसु आनी है तो आपको बाहर आ जाना है, बिस्तर गीला नहीं करना है, नहीं आपको बहुत मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चों के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है PHA, बी है THA, सी है DHA एंड ऑप्शन डी है EHA। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, PHA।
नेक्स्ट है WHO के अनुसार नवजात शिशुओं के जन्म स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए। बी है जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। सी है जन्म के 1 सप्ताह बाद कराया जाना चाहिए। डी है केवल 48 घंटे के बाद कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो WHO ने बताया था कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो कम से कम 6 घंटे के बाद उसको स्नान कराया जाना चाहिए। तो यह ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 8 सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर 30 है। बी है 32, सी है 34, डी हमारा 37। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 37। ठीक है। आरोपण का सही अर्थ है। ए है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना। बी है शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। सी है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित करना। और डी हमारा अंडाणु या अंडवाहिनी नलिका में आरोपित करना। तो आरोपण जो होता है वो निषेचित अंडा जो होता है उसे गर्भाशय में आरोपित करते हैं, गर्भाशय में डालते हैं। इसे IVF होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो परखनली में निषेचन करवाया जाता है, वही इसका कहा गया है। तो यहाँ पर निषेचित अंडाणु को गर्भाशय गीवा में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? ऑप्शन ए में प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरॉक्सिन, डी है इंसुलिन। थायरॉक्सिन तो हो ही नहीं सकता, प्रोजेस्टेरोन तो एकदम ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों की पुरुषत्व में कमी आती है। ऑप्शन है क्लाइमेक्टेरिक, बी है मीनोफेज, सी है इसमें स्पीमांक, डी है मीनांक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मीनोफेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो हमने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, इसलिए बार बार कमेंट वो करिए मत कि सर PDF प्रोवाइड करवा दिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकती हैं, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे और आपको हम टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं और आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर कोई इससे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बताइए। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर हमको व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 यानी 77 ठीक है 52 94 77 और 19। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 52 94 77 19। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो इस पर SMS कर सकते हैं, हम आपका सलूशन जरूर भेजेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? ऑप्शन ए हेरिकेटस, बी है पिलाग्रा, सी है बेरी एंड डी है हमारा हानिकारक एनीमिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा वो हो जाएगा B1 बेरी। ठीक है बेरी। नेक्स्ट है प्रायःकाल इसे फल की शर्करा कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, बी है ग्लूकोज, सी है ग्लैक्टोज एंड डी हमारा सुक्रोज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट है जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है। ऑप्शन ए अधिक प्रोटीन, बी है अधिक अमीनो अम्ल, सी है उत्तम संतुलित प्रोटीन, डी हमारा उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? ऑप्शन ए पशु का वसा, बी है ट्रांस वसा, सी है संतृप्त वसा एंड ऑप्शन डी है अनसंतृप्त वसा। जो अनसेचुरेटेड फैट होती है ये बहुत स्वस्थ होती है क्योंकि जो हम लोग तेल खा रहे हैं ये हमारा संतृप्त वसा होती है। इसको खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इसलिए जो अनसेचुरेटेड वसा होती है जैसे क्या होता है, अरे उसको क्या बोलते हैं, घर में जो तेल आता है फार्चून का तेल, उसे क्या बोलते हैं, सोया का तेल, वो होता है हमारा अनसेचुरेटेड वसा होती है, फैट होती है। उसको खाने से हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है वो नहीं बढ़ता है। बाकी जो तेल फैट वाली चीज़ें होती हैं उनको खाने से हमारा जो शरीर का कोलेस्ट्रॉल होता है बढ़ने लगता है। इसलिए उम्र के साथ जो लोग तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, यानी 40-50 साल की जो उम्र में लोग होते हैं, अगर वो तेज़ी से चलने लगे तो हाँफने लगते हैं। हाँफने इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका होता है, इसलिए वो हाँफने लगते हैं। इसलिए चाहिए कि वो कम वसा वाली चीज़ें खाएं, अनसैचुरेटेड फैट खाएं, असंतृप्त वसा खाएं, जिससे क्या होगा उनके शरीर का जो फैट है वो कम होने का लगेगा और उनकी जो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा उसमें भी कमी आएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित साधनों में कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीत है? ऑप्शन ए है खगोत्तरीय विवाह, ऑप्शन बी है अंतर्जातीय विवाह, सी है नमस्ते करना एंड डी है हमारा दंगा करना। तो यहाँ नमस्ते, देखो समाज में जाते हो तो सब लोग भाई एक दूसरे से नमस्ते करते हो, जयराम करते हो, सुप्रभात करते हो, गुड इवनिंग करते हो। अगर आप बाहर सोसाइटी में जा रहे हो तो देखा होगा पुराने ज़माने में गांव में अभी चलता लोग वहाँ नमस्कार करते हैं, जय श्री राम करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, जो भी करते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे से एक प्रकार की फीलिंग के साथ जुड़े रहते हैं, एक प्रकार का उनके साथ दोस्त नहीं होता। लेकिन शहरों में बात चली जाइए कि शहर में ऐसा माहौल है कि अगर पड़ोसी के वहाँ कुछ हो जाए एक्सीडेंट तो बगल वाला नहीं जान पाता है कि इनके घर में क्या हो गया है।
ये शहरों का हाल है, लेकिन गांव में अगर एक छोटी सी कोई घटना हो जाती है तो पूरा गांव जान जाता है। लेकिन शहर में ये अपने से अपने मतलब रखता है, कोई किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है। एक हाल ही बता दूं, हमारे पड़ोस में शहर में घर के बगल में एक डेथ हो गई कोरोना की वजह से। हम लोग जान ही नहीं पाए, बाद में शाम हुई तो पता चला कि सुबह इनके वहाँ एक्सपायर हो गई थी और कोरोना हो गया था। मतलब इतना भी हम लोग नहीं जान पाए कि उनके वहाँ ऐसा कांड हुआ। ये समझ लीजिए शहर का ये माहौल है कि अपने से अपना मतलब रखते हैं, बाहर किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, इसलिए शहर का हमको थोड़ा कल्चर कम अच्छा लगता है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ए है धर्म, बी है रीति रिवाज, सी है जनमत, डी है हमारा पुलिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो पुलिस जनमत नियंत्रण में शामिल नहीं है, बाकी ये सब हमारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध है? ए है मार्क्सवादी सिद्धांत, बी है संरचनात्मक सिद्धांत, सी है प्रकारवादी सिद्धांत, सी है चक्रीय सिद्धांत एंड हमारा डी है उद्योग विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांत ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अब्रकाल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो यहाँ पर 3 देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परामर्श के कितने तकनीकें हैं? ऑप्शन ए है भावनात्मक तनाव जारी रखना, बी है प्रभावी संचार, सी है स्पष्ट सोच, डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब घोषित किया गया? आया ना तगड़ा क्वेश्चन। ए है 20 दिसंबर 2020, सी है बी है 11 मार्च 2020, सी है 13 मार्च 2021 और डी है हमारा 10 अप्रैल 2021। देखो 11 मार्च 2020 को ये चीज़ घोषित की गई थी महामारी के रूप में, और हमारे देश में जो कर्फ्यू लगा था जनता कर्फ्यू वो 22 मार्च को लगा था। 22 मार्च 2022 को जनता कर्फ्यू लगा था, यानी कि कोरोना महामारी पहले घोषित हो चुकी थी 11 मार्च 2022 को, और हमारे भारत देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लगवाया था 22 मार्च को जनता कर्फ्यू। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। आप इसको याद कर लीजिएगा 22 मार्च 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है मारिताजा चान वालबार्डे, बी है आमला मुड्डालाली, सी है ताई आर्ट्स अके, डी है मैरी लुकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारिताजा चान वालबार्डे। ठीक है, ये आपकी 100 क्वेश्चन की मिक्स सीरीज़ थी। हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करा रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यू बन रहे हैं, तो आप उसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए। आपको जो क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं उसको प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से करते रहिए और एग्जाम क्रैक होने की टेंशन मत लीजिए। जब इतना तराई प्रिपरेशन आपने रखेंगे तो एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट करिए। और हाल ही में जो मैंने 78 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा, उसके कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।